नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमी महाजन श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आज के सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि हम हमारे पिछले सेशंस में देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिव्यांगता की और किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत रखी गई हैं 21 डिसेबिलिटीज की। हर सेशन में हम एक नई नई डिसेबिलिटी के साथ आते हैं, उसके बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे एक टीचर बच्चों को पहचान सकता है अगर उनको इस तरीके की डिसेबिलिटी है या दिव्यांगता है, और कैसे उन बच्चों को कक्षा में समावेशन में लेकर आता है, कक्षा में कैसे वो समावेशन करता है उन सब बच्चों का, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की, जिसको कि हम अंधापन या कम दिखाई देना कहते हैं। तो पहले तो समझेंगे कि डिसेबिलिटी की में ब्लाइंडनेस की क्या डेफिनेशन है, किसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये जो अंधापन या ब्लाइंडनेस होती है, एक होता है जब बिल्कुल व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आता, जो कि अमूमन तौर पे हम उसको कहते हैं ये बाय बर्थ है, जन्म से ही बच्चा जब ऐसा पैदा होता है या किसी भी वजह से गर्भ के दौरान किसी भी तरह की क्षति पहुंची हो और बच्चा जब पैदा होता है और उसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो हम उसको ब्लाइंडनेस कहते हैं। या फिर किसी भी वजह से उसकी जो देखने की शक्ति है, जिसको वो 6/60 जो उसका विजन है, जो देखने वाला है, वो 6 मीटर की दूरी पे 6/60 विजन होता है, या 20 फुट की दूरी पे 20/200 जो विजन होता है, दिखाई देने की शक्ति है, ऐसे भी लोगों को हम दिव्यांग कहते हैं। तो 6/60 का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। तो ये एक तरह का चार्ट होता है। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कई बार अपना आंख की जांच कराई होगी, डॉक्टर के पास गए होंगे। तो डॉक्टर एक स्नेलल चार्ट होता है जिसको पढ़ाते हैं, जिससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि जो देखने की शक्ति है कितनी कैसी है, व्यक्ति की देखने की शक्ति कितनी कमजोर है और कितनी सही है। तो उसमें कुछ लाइनें होती हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर एक एक अक्षर लिखा होता है, ए, या किसी भाषा में लिखा होता है। उसके बाद फिर नीचे एक लाइन होती है, फिर ऐसे आती है, और इस तरीके से लास्ट में जो सबसे बारीक लाइन होती है उसको हम कहते हैं 6/6। तो कहने का मतलब है, जब भी हम किसी व्यक्ति की जांच करते हैं आंख की, तो एक डिस्टेंस से जांच करते हैं, या तो 6 मीटर से करते हैं या 20 फुट की दूरी से जांच करते हैं, और उसको हम जो नॉर्मल आंकड़े होते हैं उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। तो जो सबसे छोटी लाइन होती है नीचे वाली 6/6 विजन, इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति वो लाइन पढ़ लेता है, जो सभी लोग उस लाइन को 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकते हैं, और जो जांच कराने गया है वो भी अगर पढ़ लेता है, इसका मतलब ये है कि उसका विजन नॉर्मल है, वो और सब लोगों की तरह 6 मीटर की दूरी से वो लाइन पढ़ लेता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो जो विजन होता है 6/6 के बाद 6/9, 6/12, 6/24, 6/18, 6/24, 6/36, 6/60। तो 6/60 का मतलब ये है कि जो व्यक्ति 6 मीटर से जब वो जांच कराने जाता है उस लाइन को पढ़ता है, जिसको कि आमतौर पे सभी लोग 60 मीटर की दूरी से पढ़ पाते हैं, लेकिन वो 6 मीटर की दूरी पे पढ़ पाता है। तो जब किसी व्यक्ति का आईसाइट जब 6/60 आता है, या 20 फुट की दूरी से अगर ले लें, और बाकी लोग उसी को 200 फुट की दूरी से पढ़ पाते हैं, और वो 20 फुट की दूरी से पढ़ पाता है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को, कि चाहे वो चश्मा भी लगा लें, सब कुछ करने के बाद भी वो उनका विजन 6/60 या 20/200 रहता है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी तरीके से सिर्फ दिखाई कितना देता है उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनका दिखाने का, जो दिखने का दायरा कितना बड़ा है। जब हमारी आंख देखती है तो सिर्फ सामने ही नहीं देखती, वो आसपास तक उसका एक एंगल, इतना एक पूरा दायरे को देखती है। तो अक्सर जो व्यक्ति, अगर हम ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आते हैं, तो हम कहते हैं कि जो उनका कोण बनता है वो 20
20 डिग्री के कोण तक ही वो देख पाते हैं, उनका दायरा देखने का छोटा हो जाता है, वो कम चीजों को देख पाते हैं, ज्यादा को नहीं देख पाते, और जो है बहुत दूरी से या बहुत पास से जो दोनों रीजन होते हैं, जो नजदीक की नजर के लिए और दूर की नजर के लिए जो आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से वो नहीं देख पाते, तो हम ऐसे व्यक्तियों को ब्लाइंडनेस में डालते हैं। तो तीन ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की तरफ से जो तीन चीजें हैं, या तो बिल्कुल ही नजर नहीं आना, अगर नजर भी आ रहा लेकिन 6/60, 6/60, 6/60 या 20/200 से ज्यादा व्यक्ति नहीं देख पाता है, और उसका एंगल 20 डिग्री से ज्यादा का एंगल तक नहीं देख पाता है, तो वो सभी व्यक्ति जो है वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आ जाता है लो विजन, कम दिखाई देना। वैसे तो जो भी व्यक्ति या बच्चा 6/6 से कम देखेगा तो वो लो विजन में आता है। लेकिन अगर हम डिसेबिलिटी की बात मात्रा में कहें, जहाँ पे हमने बोला कि 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए एक व्यक्ति को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, डिसेबल बताने के लिए कि वो उसको, जिसको कि अपने रोज की जिंदगी में कठिनाई होगी, तो 40% हम डिसेबिलिटी लेके चलते हैं, जिससे कि उसको वो डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है। तो लो विजन में हम कहाँ पे लेते हैं कि जो उसका जो देखने का वो क्षमता है वो 6/18 तक, 6/18 अगर किसी व्यक्ति की करेक्टेड जो सही नजर है उसमें भी अगर उसकी नजर 6/18 है हर तरीके से करने के बाद, तो वो व्यक्ति लो विजन की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही जो एंगल है, उसका जो एंगल आंख का वो बनता है वो 10 डिग्री तक के एंगल तक के दायरे में ही उसकी आंख देख पाती है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को लो विजन की कैटेगरी में या लो विजन की डिसेबिलिटी के अंदर डालते हैं। अब बात आती है कि जो कारण बहुत सारे हो सकते हैं ब्लाइंडनेस या लो विजन के, जैसे मैंने बताया कई बार ऐसा भी हो सकता है पैदा ही बच्चा ऐसा हो, लेकिन कई कारण ऐसे भी हैं जो हमारे बाद में किसी को भी दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से कुछ लोग अपनी आंख खो देते हैं, देखने की शक्ति खो देते हैं। और इनके कारणों का जानना इसलिए जरूरी है कि अगर ये कारण पता हो तो किसी हद तक हम इनको रोक सकते हैं, और इस तरीके से हम जो भी अंधापन या जो लोग नहीं देख पाते, कम दिखाई देता है, शायद हम ऐसे केसेस को कम कर सकें। जैसे कि ये सिर्फ मैं नाम बोलूंगी, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे होता है ऐसे, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की आपको एज अ टीचर आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें से कुछ चीजों के बारे में आपने सुना भी होगा, किरेटोकोनस, कॉर्नियल अल्सर, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा जिसको कि हम काला मोतिया कहते हैं, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद होता है सफेद मोतिया, आयराइटिस, रेटिनोपैथी, निस्टेगमस, निस्टेगमस होता है जहाँ पे जो आई बॉल है, जो व्यक्ति की आई बॉल है वो टिकती नहीं है, वो लगातार घूमती रहती है, और स्क्विंट मीन्स भेंगापन, और डायबिटीज सभी को मालूम है, डायबिटीज मेलाइटस, और या आंख की जो नर्व होती है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाए, जिसको कि ऑप्टिक नर्व डिजनरेशन बोलते हैं, या रेटिनल पिगमेंटोसा। ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें व्यक्ति अपनी जो नजर है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से खो देता है। तो अब हम एज अ टीचर जानेंगे, एज अ टीचर और एज अ पेरेंट आप ऐसा क्या देख सकते हैं बच्चों के अंदर जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए शायद ये बच्चा जो है इसकी नजर कमजोर है, या बच्चे को अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा। कई बारी अगर हमने देखा है, अगर स्कूल में जब बच्चों की जांच होती है, बहुत से बच्चों की जो नजर है कमजोर पाई जाती है, और बच्चों को मालूम ही नहीं होगा। या तो ऐसा होता है कि उनको दिक्कत होती है लेकिन वो उनको ये नहीं समझ आता कि उनको दिखाई देने में परेशानी है। दूसरा, हमारे जो समाज के अंदर चश्मे को लेके अभी भी बहुत सारी धारणाएं हैं, लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते। तो ऐसे में जो बड़े बच्चे होते हैं उनको जब नजर नहीं आता, वो तब भी शर्म के बारे नहीं बोलते कि हाँ उनको दिखाई कम दे रहा है, वो अवॉइड करते हैं, वो बताते ही नहीं
नहीं है, अपने अभिभावकों को भी नहीं बताते, अपने अध्यापक को भी नहीं बताते, लेकिन उनकी जो परेशानियों की तौर पे वो नज़र आते हैं, किस तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं कक्षा के अंदर जब बच्चे को कम दिखाई देता है। जैसे कि अगर उसका देख बैठने का अगर आप तरीका देखेंगे, चीज़ों को देखने का तरीका देखेंगे तो वो बहुत ही स्थिर होता है, बहुत ही टाइट होता है। वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गड़ाकर, नज़र गड़ाकर, ज़ोर लगाकर देखता है और अपनी पूरी की पूरी जो उसका बॉडी होती है, उसका पूरा शरीर जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्थिर और अकड़न में होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है, ज़ोर लगा रहा होता है चीज़ों को देखने के लिए। ऐसे बच्चों का ध्यान भी जो है बहुत ही कम हो जाता है, ध्यान बँट जाता है। तो हमने बहुत सारी अभी तक जो डिसऑर्डर्स है उसमें पढ़ा कि बच्चों का अटेंशन कम होता है। लेकिन जब बच्चे को यहाँ दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि उसको समझ नहीं आता। उसको एक्चुअली दिखाई जब नहीं देता, दिखाई नहीं देने की वजह से तब उसको चीज़ें उस तरीके से समझ नहीं आ रही होती हैं और उसका जो इंटरेस्ट है उसका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता और उसका ध्यान बट जाता है। तीसरी बात है, ऐसे बच्चे अगर आप देखेंगे तो कई बच्चों की जब नज़र कमज़ोर इतनी होती है कि वो बिल्कुल ही अपना जो डेस्क होता है बैठने का उसके अंदर पूरी गर्दन गड़ा देते हैं, बिल्कुल नीचे कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। आप कहीं बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बिल्कुल गर्दन बिल्कुल नीचे जुड़ाकर अपना काम, कलरिंग का काम है, लिखने का बड़ा काम है, पढ़ने का काम है या किताब को बिल्कुल पास से लेकर वो इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और या फिर अक्सर आप देखेंगे ऐसे बच्चों की जो पेंसिल की पकड़ भी होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। अगर बच्चे की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो वो पेंसिल को इस तरीके से पकड़ता है कि कहीं गिर ना जाए। उससे पेंसिल गिर जाएगी तो उसको ढूँढने में कठिनाई होगी। तो वो पेंसिल को इस तरीके से पकड़ता है और अक्सर जब आप इन बच्चों की हैंडराइटिंग देखोगे, अगर इनकी लिखावट देखेंगे तो बहुत ही गंदी होती है। लिखावट यहाँ तो पूरी तरीके से एक लाइन में नहीं होगी, एक सार में नहीं होती है ऐसे बच्चों की लिखावट या बहुत ही बारीक होगी या अक्सर लाइन में एक लाइन में नहीं लिखा होता। ऐसा तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ भी होता है, हमने देखा था। लेकिन हमें बहुत सारे सिम्पटम्स को ध्यान रख के ये ध्यान रखना पड़ेगा टीचर को, क्या वाक़ई में बच्चे की प्रॉब्लम लर्निंग डिसेबिलिटी की है या बच्चे को सिंपल है, उसको शायद नज़र ही नहीं आ रहा अच्छी तरीके से, बच्चा इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। अक्सर ऐसे बच्चे अगर आप देखेंगे या ऐसे लोग भी देखेंगे जब नज़र कमज़ोर होती है, चश्मा नहीं पहना होता है, वो आँखों को बंद करने की कोशिश करके या एक आँख बंद करके एक आँख से देखने की कोशिश करते हैं, फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग अ और ऐसे लोगों में एक और भी परेशानी ये होती है कि बच्चा जो होता है बहुत ही रेस्टलेस होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसको दिक्कत होती है। अक्सर ये बच्चा कंप्लेंट करता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, आँख दुख रही है, उसे ज़्यादा देर तक पढ़ा नहीं जाता। जो भी कार्य जिसमें नज़र का काम है, जिसमें ज़्यादा देर तक नज़र को इस्तेमाल करना है, ऐसे में बच्चे को दिक्कत होती है। उसको या तो आँख भारी-भारी लगती है, सर भारी लगता है, आँखों में जलन होती है, वो अक्सर आँखों को मलता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके की परेशानी भी हो सकती है। और अगर आप पढ़ने को कहते हैं, अगर बच्चे की नज़र कमज़ोर है या उसको बहुत ही कम दिखाई देता है, तो उसके पढ़ने में भी दिक्कत आती है। ये बच्चे अक्सर पढ़ते-पढ़ते जगह भूल जाएँगे, शब्द बीच में से मिस कर जाएँगे और कहीं से क्योंकि नज़र टिका नहीं पाते, ऐसे में उनको दिक्कत होती है। या फिर अगर पढ़ भी रहे हैं तो याद करने में कठिनाई होती है। इसलिए आप भी सोचते होंगे अगर नज़र कमज़ोर है तो याद क्यों नहीं होता? कहने का मतलब है कि जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा उसका ध्यान अपनी नज़र टिकाने में लग जाता है, तो कहीं न कहीं जो उसका मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है, वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता चीज़ों को समझने में, क्योंकि उसकी जो पूरा ध्यान है, वो अपनी नज़र को देखने में, चीज़ों को देखने में लगा देता है। तो कहीं न कहीं वो ध्यान से उस कॉन्सेप्ट
को समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, और इसकी वजह से क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को याद नहीं कर पाता है, उसकी याददाश्त उन चीजों को बहुत अच्छी से जब भी जरूरत होती है वो याद नहीं रहती हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला कि अक्सर ये वर्ड ये जो बच्चे हैं बोलते जो भी वर्ड लिखते हुए या पढ़ते हुए अक्सर जो शब्द हैं खा जाते हैं, बीच में से छोड़ देते हैं। अगर अगर हम क्या करें, ज्योमेट्री की अगर कोई भी फिगर है बनाना होता है, अक्सर उसमें नाम करने में, उसको बनाने के अंदर, उसकी ड्राइंग बनाने में, या कोई भी चित्रकला या कोई भी चित्र बनाना है, अगर उसमें फाइन डिटेल्स, बहुत ही बारीक कुछ डिटेल्स की जरूरत होती है, तो अक्सर ये जो बच्चे हैं इन डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। और ऐसा भी होता है इन बच्चों के साथ अक्सर कि इन डिटेल की वजह से ये जो है लाइन वाइज सीक्वेंस को याद नहीं कर पाते, क्योंकि अगेन सीक्वेंस को याद करने के लिए उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे 3 है, तो ध्यान नहीं लग पाता, क्योंकि सारा ध्यान सिर्फ नजर को टिकाने में लग जाने की वजह से कई बारी ये चीजों को सीक्वेंस के अंदर भी याद नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा पूरा पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब है कि इसके अलावा दिक्कत होती है जो आंख और हाथ का सामंजस्य निभाने में। जिन भी चीजों के अंदर आंख और हाथ का सामंजस्य है, जहां पे जैसे कि कैच करना, बॉल को पकड़ना, सुई में धागा डालना, तो ऐसे जो बारीक काम है जिसमें नजर और हाथ का तालमेल होना बहुत जरूरी है, तो कई बारी इन बच्चों को उसमें भी दिक्कत आती है काम करने में, अगर उनकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर होती है। अक्सर बिहेवियर में अगर आप देखेंगे, जब तक बच्चा उसको ये तो पता नहीं होता क्यों हो रहा है, उसको पता उसका नजर कमजोर है, और लेकिन वो अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाता, तो जब वो अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाता तो उसके वो भावों से व्यक्त करता है, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, उसको इरिटेबल होगा, क्योंकि सर में भारीपन है, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, थक जाता है जल्दी से। इन सारी परेशानियों को वो अपने जो भावों में, जहाँ पे गुस्सेपन में, इरिटेशन में, उस तरीके से वो व्यक्त करता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसी कोई भी चीजें अपने बच्चे के बिहेवियर में देखें और ऐसा देखें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद बच्चे के दिखाई देने में परेशानी है, दिक्कत हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है, इन सब बीमारियों में किसी ना किसी बीमारी में ऐसा हो सकता है, वैसे तो बच्चे को दिखाई देता है, लेकिन जब ज्यादा तेज लाइट पड़ती है उसकी वजह से नहीं दिखाई देता, या उसको कम रोशनी में और भी कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो उसको बहुत तरीके से कई कई वजह से उसकी जो नजर है उसको देखने में दिक्कत होती है। कईयों किसी बीमारी के अंदर उसको रंगों में पहचानने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी वजहें हो सकती हैं। तो अगर एज अ टीचर आपको पता हो कि बच्चे को किस तरीके से परेशानी है, तो आई एम श्योर कि आप उसी तरीके से कक्षा के अंदर समाधान ढूंढ सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि बताया कि जो अंधापन है वो बहुत ही ज्यादा, ब्लाइंडनेस एक बहुत कॉमन डिसेबिलिटी में से है। तकरीबन 246 मिलियन जो लोग हैं जो विश्व भर में, उनको उनकी नजर कमजोर है, और तकरीबन जो है 39 मिलियन जो लोग हैं, 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी जो ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। और अगर किसी व्यक्ति को बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाना है, ये डिक्लेयर करने के लिए उनको अपने आसपास के जो सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, सरकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, और वहां पे जो आंख के डॉक्टर हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, वहां से जांच करानी पड़ेगी, और जो वो सर्टिफिकेट है वो या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनका उनको साइन किया वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे कि उनको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, स्कूल के अंदर मिल सकते हैं, बड़े लोगों को उनकी जॉब के अंदर मिल सकते हैं। इस तरीके से वो अपना सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक टीचर कक्षा में, क्लासरूम में
किस तरीके से मैनेज कर सकती है, सो दैट कि जहां तक हो सके वो इन बच्चों का समावेशन कक्षा में कर सके। तो जो टीचर के दो ही इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, अगर इस ट्रेनिंग से उनको ये पता चलेगा कि वो ये समझ पाएंगी कि अगर पता चल जाता है कि इस बच्चे को विजुअल डिसेबिलिटी है, दिखाई देने की अक्षमता है, तो ऐसा है कि मेरे को कैसा कक्षा में माहौल होना चाहिए, उसका बैठने की कौन सी जगह होनी चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे मैक्सिमम तरीके से अच्छे तरीके से देख सके। कक्षा में रंगों का चयन, लिखावट कैसी होनी चाहिए, नोटिस बोर्ड या जो बहुत सारे आप निर्देश, नियम निर्देश लिखते हैं वो किस तरीके से लिखे होने चाहिए, जो बच्चे को पता चल जाए किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं जिससे कि ये बच्चे भी इन बच्चों का समावेशन हो सके। तो ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ये उद्देश्य रहते हैं एक टीचर के इस डिसेबिलिटी के बारे में जानने के बाद, कैसे ये उद्देश्यों के साथ वो क्लास को मैनेज कर सकती है। अब जैसे देखेंगे कि सबसे पहले आता है कि बैठने की जो पोजीशन है, कि एक टीचर कैसे ध्यान रख सकती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अगर दूर की नजर कमजोर है, बच्चे की दूर की नजर कमजोर है, तो टीचर को ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड या दिखाई देने वाली जो जो चीज है, उससे बच्चे को कितनी दूरी पे बिठाना है, सो दैट उसको कम से कम परेशानी हो, उसको देखने में सुविधा मिले। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कई बारी ऐसा भी होता है कि अगर कक्षा के अंदर खिड़कियां हैं, विंडोज वगैरह हैं, लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, तो कई बारी बच्चा ऐसी जगह पे बैठा होता है जो कि जिससे कि जिस रोशनी से जो उसकी आंखें हैं उसके अंदर चकाचौंध पड़ती है और वो चौंधिया जाती हैं और उसको दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। तो टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे की सीट ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जो वो रोशनी है, उसकी जो चौंध है वो आंखों में ना पड़े। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे की बैठने की जगह है, बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि उसकी जो बैठने की जगह है, उसका डेस्क है, उसकी हर चीज जो है एक स्पेसिफिक जगह पे हो, उसकी एक जगह निर्धारित हो वो। और कक्षा में भी जो चीजें बच्चों ने यूज करनी होती हैं, जो समान तौर पे सभी यूज करते हैं, उसकी एक प्रॉपर जगह हो, सो दैट कि अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता लेकिन रोज की आदत से उनको स्पेस का, उनको एक जगह का अंदाजा हो जाता है और वो उनको बहुत ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हाथ अपने आप से उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो सामान या वस्तु होती है। तो इसलिए ये जो तीनों तरीके हैं कि बैठना कहाँ पे है, लाइट कितनी कक्षा में होनी चाहिए, कहाँ पे लाइट पड़नी चाहिए, कहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए, और चीजें कहाँ पे उसकी जगह पे लगी रहनी चाहिए, इन चीजों का ध्यान एक टीचर को देना बहुत ही आवश्यक है। अब बात लाइट की कर रहे हैं, मैं लाइट की बात पहले ही कह चुकी हूँ कि लाइट का ध्यान रखना है, स्पेशली जब जो स्कूल के अंदर कॉरिडोर है, जहाँ पे लोग पैसेज है, जहाँ से लोग चलते हैं, या सीढ़ियां हैं, ऐसी जगह पे लाइट पूरी होनी चाहिए, रोशनी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वहां पे बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो बच्चे को ऑलरेडी कम दिखाई देता है और अंधेरे की वजह से उसको और कम दिखाई देता है, जिससे कि उसको किसी भी तरह क्षति पहुंच सकती है। दूसरा, जैसे बताया कि जो लाइट इस तरीके से आनी चाहिए, उसकी जो चकाचौंध है उसकी वो आंखों में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ग्लेयर पड़ने से, वो चौंध पड़ने से जो नजर आता है वो और कम नजर आता है और उस बच्चे को दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा सेफ्टी की बात है, मैं पहले जैसे बता सकती हूँ कि ऐसे बच्चे जब स्कूल में होते हैं या कक्षा में होते हैं, तो टीचर की जिम्मेवारी एक अध्यापक की जिम्मेवारी बढ़ जाती है बच्चे की सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले जैसे बताया कि सीढ़ियां, जो पैसेज, जो जाने की जगह है, जो जितने भी एरियाज हैं, जितने भी स्थान हैं जहाँ पे बच्चा जाता है, वो सारे एरियाज में लाइट पूरी होनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, सो दैट बच्चे को दिक्कत ना हो। दूसरा, अगर हो सकता है कि अगर आपके स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे हैं
तो आप एक नियम बनाइए, जैसे कि हमने सड़क पे एक नियम बनाया होता है कि सभी लोग अपनी बाईं और चलते हैं, सो दैट कि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो सके। ऐसा ही नियम हम अगर स्कूल में भी बनाते हैं कि सभी लोग अपनी लेफ्ट साइड पे ही चलेंगे, तो इससे जो आपस में टकराने की जो संभावना है कम हो जाती है, और जो व्यक्ति बच्चा देख नहीं पाता या जो व्यक्ति देख नहीं पाता, उसके लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस जगह में चल सकता है और मूव कर सकता है। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पे भी अगर आप देखें कि आपने अक्सर ये देखा भी होगा, जहाँ पे भी ज़मीन पे अगर लेवल चेंज है, अक्सर आप देखेंगे कि कई कमरों के अंदर, कई घरों के अंदर भी क्या होता है कि एक लेवल होता है, उसके बाद एक सीढ़ी बनी होती है नीचे उतरने के लिए। अक्सर वहाँ पे लोग कोई रंग से डिमार्केट कर देते हैं, या फर्श के अंदर थोड़ा-सा ऐसा बना देते हैं, उसकी बनावट ऐसी बना देते हैं जिससे कि दूर से पता चल जाए कि इसके बाद कुछ अलग है, सो दैट कि उससे गिरने के जो चांसेस हैं, कई बार अक्सर चलते-चलते हमें फ्लोर एक जैसा फर्श लगता है, हम ध्यान नहीं देते और एक आम व्यक्ति जिसको नज़र पूरी आती है, वो भी गिर सकता है। तो अक्सर ऐसी जगह पे जहाँ पे लेवल फ़र्क है, जहाँ पे अंतर होता है 2 लेवल के अंदर, ऐसी जगह पे हम थोड़ा-सा अंतर ज़्यादा क्रिएट कर दें, उसको कोई बहुत ही अच्छे कलर्स के साथ हम डार्क ब्राइट कलर से हम सेपरेट कर दें कि वो दूर से ही नजर आ जाए, या उसकी बनावट में करते हैं जो नजर आ जाए, तो आसानी रहती है। उसके अलावा ये भी जरूरत है कि कुछ चीजों का ध्यान सुविधा में रखना पड़ेगा। क्या कक्षा में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो कि हानिकारक हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को क्षति पहुंच सकती है? जैसे कि अगर डेस्क है, जो अक्सर फर्नीचर होता है, कोई टूटा हुआ है, कटा हुआ है, या कील बाहर निकल रही है, नुकीला फर्नीचर है कि चलते फिरते बच्चे को चोट लग सकती है, या फिर ये हो कि किसी भी बिजली के तार स्कूल के अंदर खुले पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चों का हाथ पहुंच सकता है, बच्चा पहुंच सकता है। तो इन सब चीजों की जो ध्यान करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है कि लिखावट, जो अक्सर स्कूल के अंदर, कक्षा में स्कूल के अंदर बहुत सारे डिस्प्ले होते हैं, नोटिस बोर्ड होते हैं जहाँ पे बहुत सारी निर्देश लिखे होते हैं, सूचना दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन चीज जब भी आप ऐसे कोई सूचना पत्र बनाते हैं या ऐसे बोर्ड बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन बच्चों को भी कि जब बच्चों को अगर नजर कम आ रहा है, तो कलर, कौन सा कागज यूज करना है, कितना बड़ा अक्षर लिखना है, उसकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, कौन सा कलर और पेंसिल यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि जो भी बच्चा अगर नजर भी कमजोर है, उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो और वो उसको पढ़ने में उसके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो। उसके अलावा ज़रूरत है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कक्षा में कोई बच्चा है, उसकी नज़र कमज़ोर है, आप उसको पास जाकर कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो पीठ है वो खिड़की की तरफ ना हो, क्योंकि अगर आपकी खिड़की की तरफ है और आपका फेस जो है बच्चे की तरफ है, लेकिन जो बच्चे का फेस होगा वो खिड़की की तरफ होगा, जब वो आपको देखेगा तो उसका जो फेस होगा खिड़की की तरफ होगा, और ऐसे में कई बारी खिड़की से रोशनी ऐसी आ रही होती है जिससे कि वो आंखों को चुंधियाती है, आंखों में ग्लेयर डालती है, और बच्चा जो आप बताना भी चाह रहे हो, बच्चा ध्यान से नहीं देख पा रहा। तो इन चीजों का भी, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए एज अ टीचर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद लिखने की बात करें, राइटिंग मटेरियल, अगर आपके कक्षा में ऐसे हैं जो कि ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन की कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी कक्षा में होनी चाहिए, जैसे कि ब्रेल ब्रेल बुक्स आती हैं, जहाँ पे बच्चों का अंधापन है या ब्लाइंडनेस है, तो उनके लिए ब्रेल बुक्स होती हैं, ब्रेल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सो दैट वो ध्यान
से पढ़ सके। अगर आप देखें तो हमारी कई जगह पे मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो रेल में या नॉर्मल जो ट्रेन और रेल में भी है, वहां पे भी अब ब्रेल की जो लिखा जाता है, सो दैट कि वो जो दिव्यांग लोग हैं जो वो भी आसानी से उनको समझ सके, उन निर्देशों को समझ पाए। फेल्ट पेन ऐसे होते हैं जो कि डार्क पेन्स होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे स्केच पेन और मार्कर्स हैं, जिनकी जो निब होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, रंग थोड़े डार्क होते हैं, सो दैट कि जब लिखते हैं तो बच्चे को लिखाई देने लिखने में भी आसानी होती है इन इन पेन्स के साथ, और जिस कहीं पे लिखा हुआ हो तो उनको पढ़ने में भी इनके साथ आसानी होती है। अगर आप ऐसे बच्चों की नोटबुक्स भी रखें तो रखें कि चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी लाइन वाली होनी चाहिए, या फिर जो है चकोर खाने बने होने चाहिए, बड़े बड़े खाने बने होने चाहिए, जिसमें कि वो बड़ा बड़ा लिख सके और उनको वो नजर आ सके। और उसके बाद आ जाती है पढ़ने के लिए, कि पढ़ने में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो रीडिंग मटेरियल है, किताबें हैं, तो ध्यान रखिए, अगर आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चों की किताबें हमेशा बड़ा बड़ा अक्षर लिखा होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की जब ये अभी नजर डेवलप हो रही होती है तो ध्यान दिया जाता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि कक्षा में बच्चे की नजर कमजोर है, तो जो उसको लिखा हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो एक तो साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए, और जो है लिखावट बहुत साफ होनी चाहिए, और थोड़े शब्द बड़े भी होने चाहिए, सो दैट बच्चों को देखने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। और अगर बच्चे की नजर कमजोर है तो उसको समय लगता है लिखने में भी, पढ़ने में भी, तो ऐसे में एज अ टीचर आपकी जिम्मेवारी रहेगी कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा, आपको धीरज से काम लेना होगा। अगर आपकी कक्षा में जो बच्चा है जिसको दिखाई कम देता है, क्योंकि उसको समय लग सकता है पढ़ने में भी और लिखने में भी। और ऐसे बच्चों के साथ अगर हो सके तो कोशिश करिए टीचर्स की आप इनको लिखने और पढ़ने का काम कम दीजिए, बोलने और सुनने का काम ज्यादा दीजिए। अगर पॉसिबल है तो वो आप इनके लिए कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा भी हो सकता है, आज जो तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बच्चों के पास मोबाइल फोन्स भी होते हैं, बच्चों के पास ऐसा डिक्टा फोन्स भी होते हैं। अगर हो सके तो अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा तेज बोल के पढ़ाएंगी तो कई बार बच्चा रिकॉर्ड कर लेता है उस लेसन को, सो दैट कि वो घर में जाके बार बार उस लेसन को सुन सके और अपने पाठ को अच्छी तरह से समझ भी सके और याद भी कर सके। और हो सके तो अगर एडवांस में अगर नोट देते हैं और उस चीजों को समझने में सहायता मिलती है। तो ये कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहती थी एज अ टीचर, कि आप कैसे बच्चों को पहचान सकते हैं और कैसे कक्षा में समावेशन ला सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आज का जो प्रेजेंटेशन है मैं समाप्त करती हूँ, और जैसा हम अपने और सेशंस में करते हैं कि आपको अब मौका मैं देना चाहूंगी, आप में से जो भी टीचर्स कुछ पूछना चाहते हैं समझने के लिए, आप पूछ सकते हैं। विश्वनाथ जी, आपको अपनी आवाज ऑन करिए, माइक ऑन करिए, मैं सुन नहीं पाऊंगी। माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, मैडम नमस्कार दिस जी। पेन, नमस्कार मैडम। हाँ मैडम जी, दिस पेन, बहुत बढ़िया। पेन ये पेन पेन, हाँ जी हाँ जी, ये मार्कर है, ये आप यूज करवा मार्कर। सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही यूज कराइएगा। यस वेरी मैम। गुड। थैंक्स मैम। ओके मैम, ओके ओके। और कोई पूछना चाहेगा? हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथ हमारे कुछ टीचर्स हैं जैसे कि विश्वनाथ जी हैं, वो हमारे सारे सेशंस अटेंड करते हैं, और अच्छा बात है। और मैं चाहूंगी कि आप अपने कलीग्स को भी बताइए, और जो भी आज आप सीख रहे हैं इसके बाद आगे औरों को भी जितना पहुंचा सकते हैं सिखाइएगा जरूर। मैम कल सवेरे स्कूल जाएगा मैम, हम कल अच्छा सवेरे स्कूल जाएगा। अच्छा। अच्छा मेरा आई हैव रिटन दिस मैडम ऑल थिंग्स।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको और ध्यान, अब से ध्यान दीजिएगा, शायद आप बच्चों को पकड़ पाए। देखिए, अगर एक टीचर अगर छोटी छोटी चीजें पकड़ सकता है, तो कई बार हो सकता है कि बच्चे की शुरुआती नजर पे शुरुआती समय पे ही पकड़ लिया जाए, तो जो उसकी आंख बच सकती है, उसका जो लॉस है, वो जो विजन है, हो सकता है कि समय पे ही पकड़ दिया तो चश्मे से काम चल जाएगा, उसकी आंख ज्यादा कमजोर नहीं होगी। नहीं तो हम बहुत बच्चों को देखते हैं, जब तक पता चलता है तो उसकी उनकी उनकी नजर जा चुकी हुई होती है। तो कोशिश करें तो हम कुछ चीजों को रोक सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। ओके मैम। और कोई कुछ पूछना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा अपना कोई इंसिडेंस, जिन टीचर्स ने इन बच्चों के साथ काम किया है, कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस, आप बता सकते हैं। कल मैम स्कूल में मीटिंग है मैम। अच्छा, मीटिंग ओके कल ओके मीटिंग है स्कूल में सवेरे में। ओके मैं ओके। प्राइमरी स्टूडेंट है मैम, प्राइमरी टीचर हूँ मैम। बहुत प्राइमरी बढ़िया, टीचर। क्योंकि प्राइमरी टीचर का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हम जब दिव्यांगता की बात कर रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी पहचानेंगे उतनी ही बच्चे में सुधार हो सकता है। तो एक प्राइमरी टीचर का रोल ही यही है कि पढ़ाने से ज्यादा बच्चे के, क्योंकि शुरुआती के दौर बच्चे के ग्रोथ के हैं, बच्चे की हर एरिया में ग्रोथ हो रही है, तो अगर एक टीचर उसकी परेशानी को शुरू में ही पकड़ पाता है, तो शुरू से ही अगर हम उस बच्चे को पकड़ ले और सुधार की स्थिति में लाएं, तो बाय द टाइम वो बड़ी कक्षा में जाता है तो काफी हद तक तैयार हो जाता है। लेकिन अगर प्राइमरी टीचर मिस कर देता है, तो जब तक वो बड़ी कक्षा में पहुंचता है तब तक नुकसान ज्यादा हो चुका होता है, तब तक समय लगता है उस चीजों को से ठीक करने, और कई बार ठीक भी नहीं हो पाती है। ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ टीचर्स बने हुए हैं, किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करती हूँ अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट हैं, हम रोज मिलते हैं, हम हफ्ते में कम से कम 4 बार ही आपसे मिलते हैं। फेसबुक पे भी आपसे कनेक्टेड हैं, आप मेरे सेशन को अगर आज आपने मिस कर दिया तो आप फेसबुक पे जाकर, हमारे ZI के पेज पे जाकर इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अपनी क्वेरी लिखिएगा। अगर आपको किसी तरीके की भी कोई जानकारी चाहिए, आप हमें लिखिए, हम आपके पास पहुंचेंगे और उसकी जानकारी भी देंगे। मैडम टुमारो टुमारो, कल हम बात करेंगे, जो है हम कल बात करेंगे सुनाई देने की बात की, हियरिंग एंड स्पीच डिसऑर्डर की बात करेंगे। हियरिंग प्रॉब्लम हाँ टुमारो जी, हियरिंग हियरिंग, प्रॉब्लम। हाँ, हियरिंग एंड स्पीच डिसऑर्डर्स की बात करेंगे कल, उस पे बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और नमस्कार आपका, और कल हम दोबारा आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।